हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश नथानियल है और मैं जो है यूट्यूब पे मेडिकल की वीडियोस बनाता हूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। मेरा आज का टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट और इस हेल्थ असेसमेंट में जो है मुख्तलिफ कैटेगरीज आती हैं, मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं। कैसे आप एक मरीज़ को जो है जज कर सकते हो कि उसके अंदर क्या मसले चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वो चैप्टर है जो कि पोस्ट RN और जेनेरिक स्टूडेंट्स के लिए होता है। और ओनली यस्टरडे मेरे जो है कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि दानिश साहब आप जो है हेल्थ असेसमेंट के ऊपर आप अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ डिस्कस करें। और तो मैंने इनके लिए हेल्थ असेसमेंट का आज टॉपिक डिसाइड किया है। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स फॉर sending me the messages and thank you all who subscribe me. So health assessment क्या है? हेल्थ असेसमेंट जो है इसकी एक छोटी सी एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने इसमें लिखी हुई है जो कि एक इजी एक पोस्ट RN स्टूडेंट जो है उसको पढ़ सकता है। क्या है हेल्थ असेसमेंट? इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक असेसमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी की एक सिस्टमैटिक असेसमेंट को हम जो है हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। उसकी ताकि टू डिटरमाइन द जनरल फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द बॉडी, ताकि हम जो है उस पेशेंट की उस बॉडी की जो है जनरल और मेंटल जो वेलबींग है उसको हम जज कर सकें, उसको हम असेस कर सकें, उसकी हम पड़ताल कर सकें। ठीक है, उसकी हम छानबीन कर सकें। सो क्या है कि हेल्थ असेसमेंट एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम जो है एक ह्यूमन बॉडी को और सिस्टमेटिकली देखते हैं और उसकी जो उसको सिस्टमेटिकली देखते हैं ताकि उसकी फिजिकल और मेंटल जो कंडीशन है वो हमें उसकी बॉडी की पता चल सके। सो ये हेल्थ असेसमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन थी। मैं फिर से आपके लिए रीड कर देता हूँ। हेल्थ असेसमेंट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक assessment of the human body which determine the general physical and mental condition of the body. So this is a short definition in health assessment chapter which I wrote on the board for you. So next जो है हम जो है गोल सीखेंगे। हर एक चीज़ के लिए कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हो तो उसका कोई मकसद होना चाहिए ना, कोई गोल्स होने चाहिए। तो हेल्थ असेसमेंट के भी कुछ गोल्स हैं, कुछ मकसद हैं। तो क्या है उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। अब इस शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल में दो और एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। ये दोनों जो हैं ये आपको हर एक जो टाइप ऑफ हेल्थ असेसमेंट है उसमें मिलेगा। विदाउट दीज शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा के हेल्थ असेसमेंट करना इम्पॉसिबल है। सो जो है अब ऑब्जेक्टिव डाटा जो है वो होता क्या है? ऑब्जेक्टिव डाटा के आप ओ को कंसिडर करें। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन। किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को आपने देखा और देख लिया कि आपने जांच लिया कि इसको तो ये मसला है। ठीक है,
तो ये ऑब्जर्वेशन डाटा में आता है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव डाटा का मतलब है रिटन डाटा। अब सब्जेक्टिव डाटा में कुछ पास्ट जो है पास्ट डाटा भी होता है और इसमें पेशेंट के प्रेजेंट डाटा भी होता है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया है, उसके पास है पास्ट हेल्थ हिस्ट्री है, तो वो सब्जेक्टिव डाटा में ही होगा क्योंकि वो रिटन लिखा होगा, आप उसको पढ़ेंगे फिर आपको पता चलेगा कि हाँ इसको तो अब ये मसला है, प्रीवियसली इसको ये मसला था, अब इसको ये मसला है। तो सब्जेक्टिव डाटा में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्टिव डाटा है ये कंसिडर किया जाता है ओनली ऑन रिटन डाटा। सो नेक्स्ट जो है हम जो है टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट सीखेंगे। टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट। अब टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट में कौन कौन सी कैटेगरीज की असेसमेंट आती है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, ठीक है। बाकी तीन जो 4-5 जो असेसमेंट रह गई हैं वो भी आपको चलते चलते मैं आपको आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अब कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट को हम कंप्लीट असेसमेंट भी कहते हैं। कंप्लीट असेसमेंट, ठीक हो गया। इसको हम कंप्लीट असेसमेंट भी कहते हैं। अब इस असेसमेंट में हम पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री देखते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हम पेशेंट को फिजिकल एग्जाम करते हैं, फिजिकल एग्जाम, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हेल्थ हिस्ट्री के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये याद रखिएगा कि ये अपने ज़हन में रखिएगा that you have to keep this in mind that we are discussing on right now comprehensive assessment, which is the first type of health assessment. So सबसे पहले एक पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, तो अब जो है आपको सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल लगाना है। अपना गोल, अपनी की पॉइंट्स जो है वो लगाने हैं। तो आपने सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल लगाने हैं और शॉर्ट टर्म गोल में सबसे पहले आपने पेशेंट का बायोग्राफिकल डाटा लेना है एंड दिस इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म। ये आप जो मरीज आपको बताएगा वो आपने उस बायोग्राफिक डाटा में लिखा। अब बायोग्राफिक डाटा में पेशेंट का नेम आ जाता है, पेशेंट का जो है वो कहाँ पर रहता है, एड्रेस क्या है, ठीक है। और जितनी भी जो कास्ट कूस्ट कहाँ पे रहता है, वो जिस जगह पे रहता है वहाँ की सैनिटरी कंडीशन कैसी है, तो ये सारा कुछ जो है शॉर्ट टर्म गोल में आ जाता है, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग टर्म गोल में। लॉन्ग टर्म गोल में पेशेंट को जो है मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, उसकी पास हिस्ट्री है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस।
पेशेंट की पास हिस्ट्री है ट्यूबरकुलोसिस, तो आप उससे जो है डिस्कस करेंगे कि ये आपको कैसे लगी, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये 3 की पॉइंट्स हैं जो लॉन्ग टर्म गोल में इस्तेमाल होते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन ही आपने मरीज को करने हैं, हाउ, व्हेन एंड व्हाई। सो एक पेशेंट आपका ट्यूबरकुलोसिस के साथ आया है, और पेशेंट जो है वो पेशेंट से आप पूछेंगे कि जो है आपका नेम क्या है, सबसे पहले बायोग्राफिक डाटा जो कि लॉन्ग शॉर्ट टर्म गोल का आपके मैंने बताया था। फिर जो है लॉन्ग टर्म गोल के बारे में मैंने आपको बताया कि जो है ट्यूबरकुलोसिस का एक पेशेंट आया है, उससे आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस क्या करने हैं कि ये आपके घर में कोई ऐसा बंदा तो नहीं आया था जो कि जिसको पहले से कोई बीमारी हो और आपको पता ना हो, और उसने आपके जो है बर्तन जो है यूटेंसिल्स जो है वो इस्तेमाल किए हों, क्यों, और ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के घर में गए हों, घर में किसी की जो है किसी बंदे की कंडीशन ऐसी हो, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस जो है ये फीकल से भी फीकल से भी लग जाती है। वो कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आप पूछेंगे, जैसे कि जिस घर में आप गए थे वहाँ की सैनिटरी कंडीशन कैसी थी, टॉयलेट्स जो है वो साफ थे या नहीं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन जो है इंटरव्यू में आप डिस्कस कर सकते हो पेशेंट के साथ। ये आ गया आपकी हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आपका आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन में इसकी 4 टेक्निक्स होती हैं। देयर आर 4 टेक्निक्स। देयर आर 4 टेक्निक्स, जैसे जिसे हम इंस्पेक्शन कहते हैं, ऑस्कल्टेशन, परकशन, और क्या थी, पल्पेशन। चारों जो है ये टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। मैं जब आगा खान हॉस्पिटल में काम करता था, तो जो है चूँकि मैंने जब पोस्ट आर्यन कराची में कर रहा था, तो मैंने भी 4 जो है यही पढ़ी थी, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन, पल्पेशन। लेकिन उनकी स्टडी में उन्होंने उनसे जो मैंने सीखा है, उसमें एक 5वीं जो है टेक्निक भी इस्तेमाल हो रही है, जिसको हम कहते हैं ऑफ्लेक्शन। ऑफ्लेक्शन। ये एक 5वीं टेक्निक, और मैं हैरान हो गया कि ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इस टेक्निक में एक और टेक्निक इस्तेमाल हो जाएगी। ये ऑफ्लेक्शन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या है, और क्या ये किस तरह इस्तेमाल होती है, कैसे आप इसको ऑब्जर्व करेंगे सब्जेक्टिव डाटा में, आप कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इंस्पेक्शन की तरफ, ठीक है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं आपको सिर्फ एक पेशेंट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और उसमें जो है आपने जो है देखना है कि आप ये 4-5 चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये एक पेशेंट है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेशेंट है, उसे यूरिन बैग भी अटैच हुआ है, ठीक है। उसको जो है ETT भी लगी हुई है, उसको यूरिन बैग भी अटैच है, ठीक है। उसने डायपर, वो पेशेंट इज अ बेड रिडन, तो उसने डायपर भी पहना हुआ है, ठीक है। तो ये एक पेशेंट फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया है आपके सामने, और
सबसे पहले जो है आपने असेसमेंट करनी कैसे है। अब हमने सबसे पहले क्या करना था, सब इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप यहाँ पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं और पेशेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए आप सबसे पहले आप आएंगे उसके बेड के बिल्कुल ही पॉइंट पे, बिल्कुल ही दरमियान में आप खड़े हो जाएंगे और आपने देखना है पेशेंट के जो पेट है, यहाँ से आपने डायरेक्ट देखना है कि उसका एब्डोमेन जो है वो सिमेट्री है या कि नहीं। सिमेट्री का मतलब सीधा, सीधा है कि नहीं, बैली तो नहीं है या फिर जो है डिस्टेंडेड तो नहीं है। तो यहाँ से आपको इंस्पेक्शन से आपको पता चलेगा उसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। और नोज को देखना है कि नोज की जो हड्डी है, नोज की जो बोन है वो टूटी तो नहीं हुई या फिर जो है कोई उसको उसकी नोज में से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें आपने इंस्पेक्शन में देखनी है। प्लस पेशेंट इज़ अ बेड रिडन, आपने पेशेंट को टिल्ट करना है, पेशेंट की बैक साइड पे देखना है कि उसे कोई बैक सोर तो नहीं पड़े। पेशेंट को जो है देखना है कि कोई सिक्रीशंस तो नहीं निकल रही, अगर उसकी कोई पोस्ट उसकी ऑपरेशन हुआ है तो कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने इंस्पेक्शन में देखनी है, ठीक है। आपने ये भी इंस्पेक्शन में देखना है कि पेशेंट की जो यूरिन बैग है उसमें यूरिन जो है वो सही तरह आ रहा है या नहीं आ रहा, उसमें जो है पस तो नहीं जमा हो गई, ठीक है। तो ये जो है हेड टू टो आपने इंस्पेक्ट करना है पेशेंट को, ठीक हो गया। अब इंस्पेक्शन में हेड टू टो की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। अब हेड टू टो की तरफ अगर आपने जाना है तो सबसे पहले आपने जो है पेशेंट को जो है उसकी नर्व्स के साथ आपने उसको देखना है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आप हेयर की तरफ जाते हैं, ये फॉर एग्जांपल हेयर है, आपने देखे कि जो है पेशेंट के आपने इंस्पेक्शन किया कि जो है पेशेंट की लाइसिस तो नहीं जमा, कोई जो है जुएं तो नहीं है, कोई लाइसिस वगैरह तो जमा नहीं होगी, ठीक है। जो है उसको बेड केयर जो है वो सही तरह मिल रही है या नहीं, ठीक है। फिर आपने जो है पेशेंट की फेस की तरफ जाना है और फेस से जो है आपने जो है पेशेंट को देखना है कि जो है उसको आपने हल्का सा टच करना है, उसे बोलना है कि आप अपना मुंह खोलें, अगर वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो जो है सही रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कि उसकी जो नर्व्स हैं वो सही काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी जो नर्व्स हैं वो शामिल होती है। मिसाल के तौर पर आप पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी ज़ुबान निकालें, ठीक है। तो आप अगर वो पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है कि जो है वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकालता है तो इट मीन्स उसकी हाइपोग्लोसियल नर्व एक्टिव है, ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल आप पेशेंट की आइज़ की तरफ चले जाते हैं, अगर पेशेंट की तरफ आइज़ की तरफ हम जाते हैं और नर्व्स आपने डिटेक्ट करनी है कि पेशेंट को जो है उसकी नर्व्स आइज़ की सही काम कर रही हैं कि नहीं, तो आप उससे पूछें कि जो है कोई स्पेलिंग वर्ड्स वगैरह उसके सामने रखें कि उसे जो है नज़र आ रहा है कि नहीं, क्या उसकी ऑप्टिक नर्व जो है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, ठीक हो गया। अब जो है पेशेंट के कानों की तरफ चले जाएं, ठीक है। और एक टूनिक फोक मिलती है, उसे जो है आप एक टैप करके उसके कान के पास लेकर आए। अगर वो पेशेंट रिस्पॉन्ड करता है तो इट मीन्स वो एक्टिव है, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इट मीन्स के उससे पूछें कि आपको इस चीज़ को सुनाई दे रही है कि नहीं दे रहा, ठीक है। अगर उसे सुनाई दे रहा है तो उसकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो एक्टिव है, ठीक हो गया। प्लस कान के अंदर एक जो है सेमी वर्स्कुलर कैनाल जैसा, इस तरह का सेमी वर्स्कुलर कैनाल से जैसा होता है, उसे
जो है ये डिटेक्ट करता है एयर की जो आवाज़ साउंड की फ्रीक्वेंसी को, और यही जो है साउंड को ब्रेन की तरफ लेके जाता है, ब्रेन से फिर ये वापस आपकी तरफ जो है, जिसकी वजह से आपको सुनाई देता है। ठीक है, तो ये डिटेक्ट करने के लिए फिर आपको ट्यूनिंग फॉर्क इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एक्टिव है कि नहीं। सो इससे क्या पता चलेगा आपकी पेशेंट की वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एक्टिव है कि नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है पेशेंट की स्किन की तरफ हम आएंगे। स्किन की जो सेंसेशन है उधर, उस पर हम सेंसेशन करके देखेंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि आपको सेंसेशन हो रही है। अभी ये याद रखिएगा कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंट को क्या देखना है कि आपको जो है जो है फीलिंग आ रही है जब मैं आपको टच कर रहा हूँ। तो क्या है कि अगर फीलिंग आ रही है तो ट्राइजीमिनिया नर्व उसकी एक्टिव। अगर नहीं आ रही तो आप लिख दें एब्सेंट। ठीक है, अब चले जाते हैं लंग्स की तरफ, हार्ट की तरफ। सो ये लंग्स है, हार्ट और ये स्टमक और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन को एक ही नर्व जो है वो करती है, और उसे कहते हैं हम वेगस नर्व। सो वेगस नर्व जो है वो पेशेंट की जो सांस है, जो दिल की धड़कन है, जो स्टमक, लीवर वगैरह, इन सब को जो है ये नर्व सप्लाई करती है। ठीक हो गया। सो अब हमने पेशेंट की तरफ जो है लंग्स की तरफ चले गए। ठीक है, अब हमने जो है पेशेंट को इंस्पेक्ट किया। ठीक है, कि उसकी जो चेस्ट है वो सिमेट्रिक है कि नहीं। अब उसकी चेस्ट की तरफ हम आगे, उसकी चेस्ट की तरफ हमने देखना है कि जो है वो सिमेट्रिक है कि नहीं, वो बैरल शेप की तो नहीं है। अब चेस्ट में भी डिफॉर्मिटीज होती हैं। अब ये चेस्ट अगर मिसाल के तौर पर बैरल है तो जो है ये थोड़ी सी उठी हुई होगी। ठीक है, और जो है और भी इसके चेस्ट की डिफॉर्मिटीज होती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एब्डोमेन की तरफ। एब्डोमेन जो है उसका डिस्टेंड है, ये चीज़ हमने देखनी है। अगर पेशेंट का एब्डोमेन डिस्टेंड है तो ये जो है हमने लिख लेना है डिस्टेंशन। ठीक है, अब हम चले जाते हैं पाँव की तरफ। ठीक है, आपने लेग्स की तरफ देखना है। लेग्स में जो है उसकी वेसल्स को देखना है कि वेसल्स जो हैं वो ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है, कहीं उसे जो है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज तो नहीं होगी, पीवीडी तो नहीं होगी। ठीक है, आपने ओडीमा देखना है, उसके पाँव को चेक करना है। ठीक है, कि ओडीमा तो नहीं हो गया। तो ये चीज़ें जो है आप इंस्पेक्शन में देखेंगे। नेक्स्ट जो है हम आते हैं ऑस्कल्टेशन की तरफ। सो ये जो है सेकंड टेक्निक है हेल्थ असेसमेंट की। अब जो है ऑस्कल्टेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे की जा सकती है। ऑस्कल्टेशन जो है वो चेस्ट पे की जा सकती है, एब्डोमेन पे की जा सकती है, मतलब जहां पे भी बीट हो ना, जहां पे भी बीट की आवाज हो या बीट मौजूद हो वहां पर ऑस्कल्टेट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब जैसे चेस्ट पे अगर एक पेशेंट है उसका हमने ऑस्कल्टेट करना है तो आपने स्टेथोस्कोप से उसको जो है चेस्ट के ऊपर आपने रखा। ठीक है, एक चेस्ट के जो है लेफ्ट साइड पे 2 लूब्स होते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, और जो राइट साइड पे 3 लूब्स होते हैं। ठीक है, तो आपने
जो है पेशेंट को ऑस्कल्टेट करने के लिए इसकी फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे आपने स्टेथोस्कोप रखना है और उसको ऑस्कल्टेट करना है कि उसकी जो है साउंड किस कैटेगरी की है। अब इसमें कैटेगरीज हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसकी जो साउंड है वो वीजिंग तो नहीं है, वीजिंग का मतलब है सीटी वाली, ठीक है। उसकी जो साउंड है वो क्रैकल्स वाली तो साउंड नहीं है। तीसरी जो साउंड है पिजन साउंड, ये कोई पिजन साउंड तो नहीं है, कबूतर की तरह की आवाज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपने इंटीरियर पोस्टीरियर जो है दोनों तरफ आपने चेक करना है, ठीक है। बैक साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी, ठीक है। तो ये इस तरह आप चेस्ट की ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। अब एब्डोमेन की तरफ आए तो एब्डोमेन में जब पेशेंट को स्टेथोस्कोप रखा जाता है, एब्डोमेन में स्टेथोस्कोप रखते हैं, तो उसके जो है उसको तकरीबन 2 to 3 सेंटीमीटर प्रेस करते हैं, ठीक है। 2 to 3 सेंटीमीटर उसको आप प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो आपको गट साउंड की आवाज आएगी। अगर ये गट साउंड नहीं है तो ये एब्सेंट है, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन देयर एब्डोमेन। सो जो है इस ऑस्कल्टेशन से जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पता चलती हैं। So this we are discussing our first type. ये फर्स्ट टाइप है कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट। सो कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट में ये सारी कैटेगरीज हैं, ये सारी जो है जो एक किस्म की मेथड्स हैं जो कि आप हेल्थ असेसमेंट में इस्तेमाल करेंगे। जो बाकी टाइप्स हैं उनको भी आप डिस्कस करूँगा, लेकिन वो दिस इज जस्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्कशन, बट फॉर अ कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट दिस इज आल्सो कॉल्ड अ कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट। अब आते हैं परकशन की तरफ। अब परकशन जो है वो जो है किस लिए इस्तेमाल होती है कि परकशन में आप सबसे पहले पेशेंट की टेंडरनेस के लिए, पेशेंट की टेंडरनेस के लिए देखने के लिए इस्तेमाल होती है। कोई सॉलिड मास तो नहीं है, ठीक है। इसमें इसकी साउंड्स हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो परकशन में सबसे पहले आपने एक मिडल फिंगर रखनी है पेशेंट के एब्डोमेन में और दूसरी फिंगर से उसको प्रेस करना है, ठीक है। और जो है प्रेस करने के बाद आपने 2 to 3 सेंटीमीटर प्रेस करने के बाद टैप करना है, तो आपको जो है उसकी साउंड सुनाई देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर रखता हूँ बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड के ऊपर इस तरह करो तो टक टक की आवाज़ आती है। तो इसी तरह ही जो है आप एब्डोमेन में रखेंगे तो आपको जो है पेशेंट की एब्डोमेन से साउंड की आवाज़ आएगी। जैसे टेम्पनी, जो टेम्पनी साउंड है वो ड्रम, आपने कभी सुना ड्रम की आवाज़, बिल्कुल ड्रम की आवाज़ टेम्पनी की आवाज़ को हम कहते हैं। जब आप पेशेंट के ऊपर परकशन करेंगे तो आपको जो है ड्रम जैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। रेजोनेंस, अब रेजोनेंस क्या होता है, ये एयर को हम कहते हैं कि आपको जो है हवा जैसी जो है, जैसे एक बलून है उसको आप फुलाते हैं और उसके ऊपर आप परकशन करके देखें तो जो है आपको रेजोनेंस जैसी जो है आवाज़ आएगी, ठीक है। फिर आता है डलनेस। अब डलनेस में आपको जो है ये ज़्यादातर सॉलिड टेंडरनेस में ये आपको साउंड सुनाई देगी। जैसे इस बोर्ड की आवाज़ है, इसी तरह की जो है डलनेस में सॉलिड किस्म की आपको एक साउंड सुनाई देगी। सो इसको हम परकशन कहते हैं। नेक्स्ट मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा उसको हम जो है पल्पेशन कहते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज कॉल्ड पल्पेशन। अब
अब पल्पेशन में पेशेंट के जो है आपने एब्डोमेन के ऊपर आपने हाथ रखना है, ठीक है, और आपने तकरीबन 2 सेंटीमीटर से लेकर 4 सेंटीमीटर तक आपने उसको डीप लेके चले जाना है, ठीक है, उसको डीप दबाना है। यू हैव टू प्रेस डीपली टू डिटेक्ट द साउंड्स। सो आपने जो है पल्पेशन में आपने जो है उस जगह को आपने पल्पेट करना है, दबाना है। अगर जब आप दबाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहां पर कोई मास, सॉलिड मास तो नहीं है, ठीक है, टेंडरनेस तो नहीं है, एयर तो नहीं है, बबलिंग साउंड तो नहीं आ रहा। सो जो है इसमें पेशेंट की पेन की सिवियरिटी का भी पता चलता है। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट जो है एक इम्पोर्टेंट जो कि फर्स्ट टाइम मे बी आप जो है फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो, ऑफ्लेक्शन। ऑफ्लेक्शन असेसमेंट। ये ऑफ्लेक्शन असेसमेंट होता क्या? ओ जहां पर आ जाए वहां पर ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट से ही आपको समझाया था कि जहां पर ओ आए वहां पर ऑफ्लेक्शन का मतलब ऑब्जर्व करना। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है, उसको यूरिन बैग अटैच है, ठीक है, और यूरिन बैग जो है जो ही आप उसके रूम में आते हो तो आपको जो है बेड के पास बहुत ही जो फोर्थी स्मेल आती है वो आना शुरू हो गई। मे बी उसकी डायपर से आ रही हो, मे बी जो है उसके जो है यूरिन से आ रही हो, ठीक है, तो आप एकदम जो है आपका दिमाग पिन पॉइंट कर देता है कि पेशेंट इज हैविंग अ यूटीआई, पेशेंट इज वेंट टू यूटीआई, पेशेंट को यूटीआई हो गया है। अगर मिसाल के तौर पर पेशेंट के जो है डायपर में कुछ मसला आ जाता है, कोई ब्लीडिंग आ जाती है, मिलीना आ जाता है, ठीक है, तो तब भी आप जो है ये ऑफ्लेक्शन इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भी एक इज अ टाइप ऑफ अ हेल्थ असेसमेंट, इज अ टेक्निक, इज अ फिजिकल टेक्निक ऑफ अ हेल्थ असेसमेंट। सो नेक्स्ट हम जो है दूसरे टाइप पे आते हैं हेल्थ असेसमेंट की, उसे हम कहते हैं इंटरवल, इंटरवल हेल्थ असेसमेंट। अच्छा, इंटरवल जो होता है उसमें मोस्टली जब फॉर अ टाइम बीइंग जब आप पेशेंट किसी भी जो चार्ज नर्सेज होती हैं, जो स्टाफ नर्सेज होते हैं, वो जब किसी भी पेशेंट का चार्ज लेते हैं फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए, जब वो उस चीज़ को असेस करते हैं तो उसे हम इंटरवल हेल्थ असेसमेंट कहते हैं। मींस पेशेंट जो है वो उसको जो है शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म असेसमेंट, शॉर्ट टर्म असेसमेंट को हम कहते हैं इंटरवल हेल्थ असेसमेंट। सो पेशेंट जो है अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स का एक ग्रुप आया है, उसने जो है असेस किया है पेशेंट को असेस करने के बाद डायरेक्ट दूसरे पेशेंट की तरफ चले गए, तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म असेसमेंट। तो उसने जो है थोड़ा बहुत देखा, हाँ जी ठीक है, तो ये जो है जब आप की शिफ्ट ख़त्म हो जाती है तब भी पेशेंट को जब आप राउंड करते हैं तब भी ये असेसमेंट इस्तेमाल होती है। सो इस असेसमेंट को हम कहते हैं इंटरवल हेल्थ असेसमेंट। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इस असेसमेंट को आखिर में रखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो असेसमेंट है उसे हम कहते हैं स्पेशल पॉपुलेशन असेसमेंट। अब स्पेशल पॉपुलेशन असेसमेंट में प्रेग्नेंट लेडीज की असेसमेंट जो कि लेबर रूम में होती है, ठीक है, और जो है पीड्स की,
सो पीड्स की असेसमेंट, और जो है और भी बहुत सारी जो कंडीशंस हैं जिसमें जो है स्पेशल पॉपुलेशन असेसमेंट जो है इस्तेमाल होती है। अब स्पेशल पॉपुलेशन असेसमेंट ज़्यादातर जो है CHN वाले करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग करती है, LHVs करती हैं मोस्टली। जो है ये पॉपुलेशन असेसमेंट जो है वो घरों घर में जाती हैं, न्यूनेटल एंटीनेटल केयर वगैरह वो देती हैं, ठीक है, नीनेटल केयर देती हैं, ठीक है, पीड्स की केयर देते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ को समझाते हैं कि आपने कैसी डाइट लेनी है, किस तरह की है, किस तरह की उसकी हालत है, वो सब कुछ जो है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा में अपने पास एक चार्टिंग करते हैं, तो उसको हम स्पेशल पॉपुलेशन असेसमेंट करते हैं। तो ये हमारी जो है चौथी जो है असेसमेंट होगी। अब लास्टली जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है PQRST। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। PQRST, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? क्योंकि हेल्थ असेसमेंट में सबसे ज़्यादा आपने अगर ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपने पेशेंट की जो है सिवियरिटी के बारे में मालूम कर लिया, ठीक है। अब जो है P का जो मतलब है उसे हम कहते हैं प्रोवोकेटिव असेसमेंट। प्रोवोकेटिव असेसमेंट में हम पेशेंट के जो है साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो देखते हैं, जो सिम्टम्स है वो उसको हम देखते हैं, ठीक है, कि पेशेंट जो है किस सिम्टम्स के साथ आ रही है। तो प्रोवोकेटिव असेसमेंट में हम मिसाल के तौर पर एक पेशेंट जो है वोमिटिंग कर रही है, तो आपने डायरेक्ट P आपके दिमाग में आ गया कि ये है प्रोवोकेटिव असेसमेंट, ठीक है। अब आपने प्रोवोकेटिव असेसमेंट कर लिया, अब उसकी जो है सिवियरिटी आपने देखनी। Q का मतलब है सिवियरिटी, Q का क्या मतलब है? सिवियरिटी। तो आपने सिवियरिटी देखनी है कि वो किस नौयत की जो है उल्टी कर रही है, किस नौयत की वोमिटिंग कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो रीजन, R का मतलब होता है रीजन। अगर वो वोमिट कर रही है तो उसे पेन जो है वो किस जगह पे हो रही है, मतलब एब्डोमेन में हो रही है, स्टमक साइड पे हो रही है। सो आपको याद होगा, अपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जो है 4 रीजन होते हैं एब्डोमेन के, तो वो कौन सी रीजन में जो है पेन हो रही है, तो R जो है वो इस्तेमाल होगा रीजन के लिए, ठीक हो गया। सो अब पेन की जो है वो लेवल्स होते हैं, 1 to 2 जो है 1 to 10 जो है ये पेन के लेवल्स होते हैं, ठीक हो गया। अब पेन के जो लेवल्स हैं इसमें आपने एक चार्ट मिलता है, उसमें जो है स्माइल्स होती हैं मुख्तलिफ, जो है कुछ सैड स्माइल होती हैं, तो पेशेंट जो है वो उसको चार्ट दिखाया जाता है कि आपको किस नौयत की जो है आप इसमें से डिटेक्ट करेंगे किस नौयत की आपको पेन हो रही है। तो अगर वो 5 या 6 नंबर डिटेक्ट करता है तो पेशेंट डॉक्टर जो है उसके मुताबिक ही जो है उसको मेडिकेशन देता है, ठीक है। सो S का मतलब है सेवेरिटी, सो S का मतलब आ गया सेवेरिटी, और T का मतलब है टाइम, कि किस टाइम पे इसको जो है ये मसला हुआ था, और बैक साइड पे चला जाए हिस्ट्री में कौन से टाइम पे इसको पेन हुई थी और इसने जो है उसका इलाज क्या किया था कि उसको जो है उस पेन से निजात मिल गई थी। सो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जो है ज़रूर सीखें, ठीक है। नेक्स्ट जो हेल्थ असेसमेंट के ऊपर आता है वो सबसे ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये मुख्तलिफ जो है CCU ICUs में जो है इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ जो है स्टाफ नर्सेस ने इसको देखा भी होगा, उसको हम कहते हैं GCS, ग्लास गो कोमा स्केल। अब ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर जो है जो ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर आपको 3 जो है कैटेगरीज मिल जाती हैं, E, N और B।
ई का मतलब है आई ओपनिंग, एम का मतलब है मोटर और वी का मतलब है वर्बल। ठीक हो गया। तो इसमें जो है जीसीएस में पेशेंट की जो है वो मेंटल वेलबींग देखी जाती है, मेंटल और फिजिकल वेलबींग देखी जाती है कि वो किस तरह किस कंडीशन में जा रहा है। और इसके जो स्कोर्स होते हैं वो 15, जो एक नॉर्मल बंदा होता है, जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होती है, उसकी 15/15 जीसीएस होता है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, सही ओरिएंटेड हूँ, ठीक है, तो ये 15/15 जीसीएस आता है। ठीक है। अब ग्लासगो कोमा स्केल में सबसे पहले ई को स्कोर देते हैं 4, एम को स्कोर देते हैं 6 एंड वी वर्बल को देते हैं 5। सो ये जो टोटल बनता है 15/15 जीसीएस बनता है। अब जैसे हम आई की तरफ आते हैं तो एक पेशेंट है, वो 1 2 3 4 जो है, हम सबसे पहले आई डिस्कस करते हैं। तो हमने पेशेंट से जो है पूछा, पेशेंट के पास आए कि आप प्लीज़ अपनी आंख खोलें। ठीक है। अगर वो अपनी आंख नहीं खोलता, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है, और जो है टू पेन से भी नहीं देता, मीन्स आप उसको पिंच करते हो तब भी वो अपनी आइज नहीं खोल रहा, ठीक है, तो आप जो है उसको 1 मार्क दोगे, यानी कि नो रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स। ठीक है। अगर वो पेशेंट जो है लोकलाइज पेन से जो है वो आंख हल्की सी खोलता है तो आप उसको 2 मार्क्स दोगे। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसकी आंखें खुली हुई हैं और जब वो आंखें बंद करता है, आप जब उसे बोलते हो कि आप आंखें खोल लो, तो आप जो है 4 नॉर्मल जो है 4 मार्क्स दोगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम मोटर डिस्कस करेंगे। मोटर रिस्पॉन्स। अब मोटर रिस्पॉन्स में जो है नर्व्स की जो है अटैचमेंट और डी अटैचमेंट के मालूम करने के लिए हम जो है 1 2 3 4 5 6 तक जो है हम उसको स्कोर देते हैं। एक पेशेंट है, उसको जो है आपने बोला कि जो है आप अपना हाथ खड़ा करें, तो वो नहीं करता, कोई किसी रिस्पॉन्स पर भी वो आपको नहीं कर, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, आप वो क्लास पेन भी करते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, तो फिर जो है आप उसको 1 दोगे, मीन्स नो रिस्पॉन्स। ठीक है। एक पेशेंट है, उसको वो जो है अपना, आप उसको पेन देते हो और जो है अपना हाथ वो हटाता है, ऊपर करता है, ठीक है, तो आप उसे जो है 3 मार्क्स दोगे। ठीक है। हल्का सा, अगर वो हल्का सा इनअप्रोप्रिएट जो है वो डिस्टेंट करता है तो आप 3 मार्क्स दोगे। ठीक है। अगर वो पेशेंट जो है वो अपने दोनों हाथ लोकलाइज पेन से अप करता है तो फिर आप उसको जो है 5 मार्क्स दोगे। ठीक है। अगर वो पेशेंट के आप जब बोलते हो कि आप जो है अपने हाथ ऊपर करें तो सही कर देता है, हाथ आपकी बात मानता है, आपकी बात को समझता है, तो इट मीन्स ही इज ओरिएंटेड पेशेंट, तो आप उसको 6 मार्क्स दोगे। ठीक है। और वर्बल में भी जो है आपने पेशेंट की स्पीच को देखना होता है कि वो वर्बल में पेशेंट जो है वो स्पीच सही काम कर रही है कि 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर पेशेंट जो है आप बोलते हैं कि अस्सलाम वालेकुम और आपकी अस्सलाम वालेकुम का जवाब नहीं देता, इट मीन्स नो रिस्पॉन्स। ठीक है। अगर वो बिल्कुल जो है पेन से आपसे जब बात करता है तो वो कंफ्यूज्ड है, इट मीन्स कि वो कंफ्यूज है, वो बातें जो है वो अजीब, आपका आप अस्सलाम वालेकुम करते हो और वो जो है जवाब को छोड़ देता है, तो उसको जो है आप 4 मार्क्स दोगे। इट मीन्स ही इज ओरिएंटेड बट ही इज लिटिल बिट कंफ्यूज। अगर एक पेशेंट बिल्कुल ठीक है तो आप उसको जो है 5 मार्क्स दोगे। तो ये जीसीएस जो है इस हेल्थ असेसमेंट में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। और आप जो है जीसीएस जो है ज़्यादातर आईसीयू सीसीयू पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे पेशेंट जो कि पोस्ट ऑपरेटिव आते हैं केसेस, उनके लिए भी जीसीएस इस्तेमाल होता है। सो गाइस,
दिस इज़ माय टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, एंड मेरे फ्रेंड्स को भी जिन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है इस हेल्थ असेसमेंट के ऊपर आप डिस्कस करें, सो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। So thank you very much. Bye.